सर डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अच्छा अच्छा, ओके फाइन, गुड। सो बेसिकली याद करो, शायद मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो ये थर्मोडायनामिक फंक्शन है, कौन कौन से थर्मोडायनामिक फंक्शन है? इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रॉपी और गिब्स फ्री एनर्जी। ये चार थर्मोडायनामिक फंक्शन मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ। इनको किस तरीके से केमिकल रिएक्शन से रिलेट किया जाए। ये केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कैसे अच्छा क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये फाइनली बताना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन फिजिबल है। फिजिबल मतलब कौन सी केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन पे हो सकती है। तो ये थर्मोडायनामिक जो फंक्शन होते हैं बहुत हेल्प करते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को किस कंडीशन में कराया जाए। इसी वजह से इनको लिंक किया जा रहा है केमिकल रिएक्शन से। तो देखो, इंथैल्पी मैंने क्या बताया था, किसी बच्चे को याद है? इंथैल्पी क्या होती है? टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बच्चों ये बताया था मैंने? यस सर। हाँ हाँ, एंथैल्पी इज द टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसको मैंने फॉर्मूले से लिखा था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, ऐसे लिखा था बच्चों। और एक फॉर्मूला और क्या लिखा यस था? सर। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एक मैंने ये लिखा था। सेकेंड फॉर्मूला यस इंथैल्पी का सर। लिखने का रीजन ये था कि केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, तो इसलिए हमने इसी फॉर्मूले को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लिखा। कैसे निकाला था इसको मैंने? पी वी इक्वल टू एन आर टी से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके डेल्टा एन जी आर टी लिख दिया था। जहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। याद है बच्चों? तो अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं, मान लो एक रिएक्शन है C6H6 लिक्विड, ये क्या है? बेंजीन। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है ना बच्चों, C6H6। अगर मैं बेंजीन का कंबशन लिखूं, कंबशन क्या होता है? किसी सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करना। तो इसको मैं O2 के साथ बर्न कर रहा हूँ और O2 गैस है, तो कार्बन कितने हैं? 6 है, तो 6CO2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो इसके हाफ वाटर बन जाएंगे, 3H2O लिक्विड। सबसे लास्ट में मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, तो कितना आएगा? 6 × 2 12 प्लस 3 कितना आ गया? 15। ये हो गया 15। इधर राइट हैंड साइड में 15 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन कितना हो गया? 15 × 2 कितना होगा? 30 ऑक्सीजन हो गए, तो 30। डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, क्योंकि O2 है, जितने ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है उसका हाफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये बेंजीन के कंबशन की इक्वेशन हो गई। अब मैं पूछूं बच्चों, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी क्या है? सो हाउ विल यू फाइंड? सर 15/2 माइनस 6। ओके, सर 3/2। 3/2। सर 3/2। ठीक है ठीक है। माइनस का या प्लस का? प्लस का। माइनस का। माइनस। कंफ्यूजन कुछ बच्चों को था, अब कई बच्चों को क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। क्योंकि जब भी डेल्टा लगा होता है तो जनरली वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। एक सेकंड बच्चों, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। आपकी क्लास में कोई मॉनिटर है?
नो सर। अच्छा, एक मॉनिटर बना देते हैं आपकी क्लास में, आप लोग डिसाइड कर लेना किसको बनाया जाए। देखो ध्यान से, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल गैस के मोल कितने हैं 6, इनिशियल गैस के मोल्स कितने हैं 15/2, कितना आ गया ये -3/2। -3/2। वेरी गुड, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई -3/2। तो किसी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल चेंज इस तरह निकालते हैं। गैसियस मोल्स ही क्यों लिए गए हैं, बिकॉज इट इज द गैसियस मोल्स जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपैंड या कंप्रेस हो सकता है केमिकल रिएक्शंस का, दैट्स वाई, इसलिए गैसियस मोल्स ही लेते हैं। लिक्विड और सॉलिड से एक्सपेंशन या कंप्रेशन अवॉइड करते हैं हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में। इतना सभी बच्चों को क्लियर है। अब एक टर्म पढ़ते हैं, फिर वापस से हम इंथैल्पी में आता हूं मैं वापस से। पहले मुझे बताओ बच्चों, क्या मैंने आपको ये डिफाइन किया है कल से, एक चीज़ को समझाने की बहुत कोशिश की मैंने कि डेल्टा यू क्या होता है क्यू, और डेल्टा एच क्या होता है क्यू एट पी, मतलब क्या है, क्या मतलब इन दो लाइन का, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऊपर वाला तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले के अंदर। हाँ, लेकिन इसको इस तरह नहीं बोलना है। देखो, मैं इसी चीज़ को बार बार इसलिए बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये है इंटरनल एनर्जी इज द टोटल हीट चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड इंथैल्पी क्या है, टोटल हीट चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर। हाँ, क्यों मैंने इसको लिखा नीचे वाले को, क्यों मैंने बताया, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कराना इजी होता है। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि कांस्टेंट प्रेशर पे किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब किस थर्मोडायनामिक फंक्शन के बराबर होगी। ओके, इस वजह से ये हमने डिफाइन किया है। अब एक टर्म और होता है बच्चों, हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी, इसको सी से डिनोट करते हैं। और देखो, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है हीट कैपेसिटी मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी। अब मुझे इस चीज़ को समझाने के लिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर of 1 mole gaseous substance। बच्चों, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है ना, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैसियस सब्सटेंस, करेक्ट। अब मुझे बताना, ये एक वेसल है मान लेते हैं बच्चों, और इस वेसल में हमने 1 मोल सब्सटेंस लिया है कोई, मान लो 1 मोल हीलियम है, और दूसरे में हमने 1 मोल, मान लो हमने ले लिया NH3 गैस। ये ये सिस्टम मतलब ये 1 मोल हीलियम गैस, ये अभी 10 डिग्री टेम्परेचर पे है, और 1 मोल अमोनिया भी 10 डिग्री टेम्परेचर पे है। इसका टेम्परेचर मुझे 10 डिग्री से 11 डिग्री राइज करना है, और इसका टेम्परेचर मुझे 10 डिग्री से 11 डिग्री राइज करना है। अब बच्चों बताओ मुझे, अगर हमें इन दोनों सिस्टम का अलग अलग 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए।
हीट देना पड़ेगा, तो अलग अलग अमाउंट में हीट देनी होगी। हीट देनी होगी, वेरी गुड बच्चों। तो इसको हमें हीट देनी होगी, हीट शुड बी इंटर, तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं। अब बच्चों बताओ, ये Q1 है, ये Q2 है, क्या सेम अमाउंट हीट देनी पड़ेगी? नो सर। बिल्कुल सही, सेम अमाउंट की हीट नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। तो हो सकता है कि इसको 10 डिग्री से 11 डिग्री जाने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ रही हो, इसको कम देनी पड़ रही हो, तो हीट सेम देनी नहीं पड़ेगी। दैट मीन इसलिए मैंने यहाँ पे Q1 Q2 लिखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 मोल हीलियम ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं 2 मोल हीलियम ले लेता बच्चों, तो क्या 1 मोल को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीलियम के, और 2 मोल्स हीलियम है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, क्या अब हीट बराबर देनी पड़ेगी? मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पर मैंने अमोनिया की प्लेस पे 2 मोल हीलियम ले लिए, क्या अब हीट सेम देनी पड़ेगी? नो ना, क्योंकि यहाँ पे नो हीलियम के, सर। हाँ यहाँ पे हीलियम के पार्टिकल्स ज़्यादा है, यहाँ पे हीलियम के पार्टिकल्स कम है। या फिर ऐसे कर दो, मुझे ये बताओ, मुझे अगर इस बीकर में 10 ग्राम सेम सब्सटेंस है, ठीक है, और दूसरे बीकर में 20 ग्राम सेम सब्सटेंस है, तो 10 ग्राम 20 ग्राम को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, क्या बराबर हीट देनी पड़ेगी 10 ग्राम सब्सटेंस? नहीं ना। नो सर। तो बताओ हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, जो मास पे डिपेंड करती हैं, यानी कि 10 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, या 10 या 20 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाना है, तो जितना मास बढ़ाओगे तो उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। अब इसको मैं फॉर्मूले में कैसे लिखूँ, ध्यान देना बच्चों। हीट कैपेसिटी C है, इसका टेम्परेचर मुझे T1 से T2 करना है, तो हीट, पहले हीट क्या थी उसकी T1 टेम्परेचर पे Q1, तो हीट कितनी देनी पड़ेगी इसको? Q2। ये इसका फॉर्मूला है। क्या इसके फॉर्मूले समझने में कोई दिक्कत है बच्चों? टेम्परेचर T1 से T2 करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है दैट इज अ हीट कैपेसिटी। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो क्या मैं इसको रिलेट करके डेल्टा Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा T लिख सकता हूं इसे? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ये है हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल। अच्छा बताओ, डेफिनेशन तो ये कह रही है कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है, अगर मुझे 10 मोल्स का बढ़ाना हो तो क्या हम नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें अगर फॉर n मोल में क्या लिखूंगा? फॉर n मोल सब्सटेंस, इस फॉर्मूले में लिख सकता हूं डेल्टा Q इक्वल टू एन सी पी, सॉरी एन सी डेल्टा टी। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। फॉर एन मोल डेल्टा Q इक्वल टू एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी। क्लियर इतना? अब बताओ सेम सब्सटेंस के लिए अगर मान लो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ रही है सेम सब्सटेंस में, तो उसके 1 मोल का पता है तो 10 मोल का भी पता चल सकता है, सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अब बच्चों मुझे बताना, गैस के लिए ध्यान देना, फॉर गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फॉर गैसेस हीट कैपेसिटी जो C होती है उसको दो तरीके से लिखते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स 1 मोल गैस का टेम्परेचर
1 डिग्री राइज करना है कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे और कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे, और ये हम अभी चेक करेंगे कि क्या बराबर हीट देनी पड़ेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी। तो पहले इसको, ये टर्म कैसे है पहले इनको समझते हैं। तो बताओ मुझे अभी, सी आपने क्या लिखा था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखा था, बताओ बच्चों। या फिर मैं यस ऐसे, सर। हाँ मैं ऐसे बोलता हूँ, क्या अभी आपने लिखा था डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ये अभी लिखा था ना आप लोगों ने। यस सर। अब मैं कहूँ यस हीट सर। कैपेसिटी, अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हीट चेंज करना है या टेम्परेचर चेंज करना है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या होती है, डेल्टा एच। ये तो सिखाया मैंने आपको कि जब भी हीट चेंज ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे हो दैट इज इंथैल्पी। इंथैल्पी भी हीट है बट ये कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन है। किसी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा यू क्या होता है, हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो मैं अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज करना चाहूँ 1 मोल सब्सटेंस का, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर चेंज करना चाहूँ 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री, तो आई कैन राइट डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू पी को क्या ले सकता हूँ बच्चों मैं, डेल्टा एच डेल्टा एच। एन सी पी डेल्टा टी। ओके, इसी तरीके से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मुझे हीट चेंज करना हो तो आई कैन राइट डेल्टा क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा क्यू क्या ले सकता हूँ, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, लाइक दिस। सो दो नए फॉर्मूले बन गए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। अब आपके मन में क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम से क्या मतलब है। ठीक है, तो इस पे काम करते हैं अभी हम लोग। बच्चों इतना समझ में आ गया सभी को। यस सर। ओके ओके फाइन। अब देखो ध्यान से, ध्यान देना। फिर से 1 मोल सब्सटेंस है यहाँ पर, यहाँ पे मैंने मान लो 1 मोल हीलियम ही ले लिया है, और दूसरे वेसल में बच्चों या दूसरे कंटेनर में भी हमने 1 मोल हीलियम ले लिया है, करेक्ट। बट इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर 10 से मुझे 11 डिग्री करना है, और इसका टेम्परेचर भी मुझे 10 से 11 डिग्री करना है। बट इसको, इसका टेम्परेचर करना है 10 से 11 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसका करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया देखो, सेम सब्सटेंस सेम टेम्परेचर राइज करना है, सेम अमाउंट है, बट कांस्टेंट प्रेशर पे एक का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, एक का कांस्टेंट वॉल्यूम पे राइज करना है। दोनों को हीट देनी पड़ेगी। बताओ बच्चों, क्या सेम अमाउंट की हीट देनी पड़ेगी। नो सर। तो बताओ क्या फर्क होगा, क्या आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। मैं आपको थोड़ा सोचने का मौका दे रहा हूँ। ओके, नो आइडिया राइट। ठीक है, देखो जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं 1 डिग्री, तो हीट जो देनी पड़ती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट मीन्स जो Cp है वो Cv से ज़्यादा होगा। अब ये मैंने बता दिया आपको। अब कोई क्या मुझे इसका रीजन बता सकता है कि ऐसा क्यों है। चलो, अब इसको दो तरीके से मैं समझाता हूँ आपको, एक तो मैथमेटिकल रिलेशन से और एक थ्योरेटिकल।
बहुत छोटी बात है और इसको स्किप करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कोई नहीं कि ये पॉइंट अगर हम ना पढ़ें तो कुछ हो जाएगा, बट फिर भी कोई चीज़ आती है तो समझना ज़रूरी है। ओके, देखो ध्यान से बच्चों, पता है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी जाए, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दोगे तो गैस का एक्सपेंशन भी हो सकता है। और ये बताओ, गैस के एक्सपेंशन से उसकी एनर्जी लॉस होती है गेन होती है? लॉस। लॉस होती है। वेरी गुड। तो कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन हो सकता है गैस का, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक्सपेंशन हो सकता है गैस का। तो उस एक्सपेंशन को ओवरकम करने के लिए भी तो हीट देनी पड़ेगी, जो हीट लॉस हो गई एक्सपेंशन में, इजंट इट? यस सर। लेकिन कांस्टेंट, हाँ, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या गैस एक्सपेंड हो सकती है क्या? जब वॉल्यूम कांस्टेंट बोले तो कैसे एक्सपेंड होगी? तो इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो टोटल हीट दोगे, दैट विल यूज टू रेज द टेम्परेचर ओनली, एंड उसमें एक्सपेंशन नहीं होता है। तो इसमें टोटल हीट टेम्परेचर को रेज करने में यूज हो गई, लेकिन यहाँ पे टोटल हीट टेम्परेचर को रेज करने में यूज नहीं हुई है। कुछ हीट एक्सपेंशन से लॉस भी हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर हीट थोड़ी सी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। क्या क्लियर है ये पॉइंट बच्चों? यस या नो? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखो मैं इसको मैथमेटिकली भी बताता हूँ। चलो, थोड़ी देर पहले अभी आपने क्या किया था, हम लोगों ने लिखा था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी थी। और अभी हमने ये लिखा यस सर। डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी लिखा हम लोगों ने, और डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी लिखा, इस तरीके से। तो इसमें तो डेल्टा टी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये तो टेम्परेचर चेंज के साथ ही डिफाइंड हो रहे हैं। तो फिर इस इक्वेशन को हम लोग, फॉर टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट सीपी और सीवी को, तो मैं इस इक्वेशन को डेल्टा टी के टर्म में लिख सकता हूँ। देखो आपने क्या लिखा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और फिर मैं इसमें कांस्टेंट प्रेशर किया तो पी, और वॉल्यूम चेंज किया तो पी डेल्टा वी, और लेट नंबर ऑफ मोल्स आर चेंजिंग इन रिएक्शन, तो हम लोग लिखते थे डेल्टा एन जी आर टी। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 मोल हीलियम था पहले भी और 1 मोल हीलियम था बाद में भी, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने चेंज किए थे क्या? अभी जो हमने कंसेप्ट बताया है, नहीं चेंज किया था ना? नो सर। तो इसलिए, और क्या चेंज कर रहा हूं मैं? टेम्परेचर। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, लेट टेम्परेचर इज चेंज, तो पी डेल्टा वी इक्वल टू एन और डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है। अब क्या करो, इसको पुट करो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, याद है ना? तो मैं पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी भी लिख सकता हूं, है ना बच्चों? तो देखो ध्यान से, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। नाउ डेल्टा एच पे क्या प्लेस करूंगा मैं? एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू को क्या प्लेस करूंगा? एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकता हूं? एन इंटू डेल्टा टी से डिवाइड कर सकता हूं। यस सर। तो क्या बचेगा? सी पी सी बी प्लस आर। क्या सीखे मैथमेटिकली, कौन बड़ा है, सीपी या सीवी? सीपी। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। प्रूफ हो गया मैथमेटिकली। और आप इसको थ्योरेटिकली क्या बताओगे? बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट देते हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एक्सपेंशन में भी लॉस हो जाती है, इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हीट देनी पड़ती है टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। बच्चों समझ में आ गया? सर एक बार रिपीट कर दो।
ओके। सर रिपीट कर दो एक ओके, बार। रिपीट कर रहा है, एक मिनट। देखो मैंने ये बोला मैथमेटिकली तो ये बात प्रूफ हो गई ना कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी प्लस आर। ये तो मैथमेटिकली समझ में आ गया ना आपको। यस सर। थ्योरेटिकली समझने के लिए मैंने यही कहा है कि ये गैस है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे गैस है, तो मान लो ये गैस है अभी कांस्टेंट प्रेशर पे, तो अगर गैस एक्सपैंड हो गई हीट देने से गैस एक्सपैंड अगर हो गई, तो गैस जब एक्सपैंड होगी वो यहाँ तक आ गई, तो उसके एक्सपेंशन में कुछ हीट लॉस हो जाएगी ना। Yes, sir. एक्सपेंशन वर्क डन बाय द गैस होता है, तो हीट कुछ लॉस हो जाएगी, तो उस लॉस हीट को भी देना है। मान लो इसको आपने 10 जूल हीट दी, और कांस्टेंट जब वॉल्यूम है इसको भी 10 जूल हीट दी आपने, 10 जूल हीट दी, Q इक्वल 10 जूल, लेकिन यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे तो एक्सपेंशन होना नहीं है, तो जितनी हीट दी वो सारी किस में यूज हो गई, टेम्परेचर को रेज करने में। लेकिन यहाँ पे जो हीट दे रहे हो उसका कुछ पोर्शन किस में यूज हो गया, एक्सपेंशन ऑफ द गैस में। तो कुछ ज़्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी कांस्टेंट प्रेशर पे। जिस जिस स्टूडेंट ने पूछा था अभी, क्या उसको समझ में आया अभी? यस सर। हाँ, तो बस आपको ये पॉइंट लिखना है कि एट कांस्टेंट प्रेशर गैस expansion of gas also takes place, that's why some amount of heat is lost during expansion, so we need to supply more heat. क्या मैं अब इस पॉइंट से आगे बढ़ जाऊं बच्चों? Yes, यस sir. सर। ओके, फाइन। तो ये आपको सीपीसीबी में समझ आ गया। अच्छा, कभी जरूरत पड़ सकती है आपको, वैसे अभी नीड नहीं है, फिजिक्स में आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। सीपी और सीवी के रेशियो को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। मैं ऐसा बताऊं कि एनसीईआरटी में इसका कोई एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट मैं इसे रफली बता रहा हूँ। सीपी और सीवी के रेशियो को गामा बोलते हैं, और इस गामा की जो वैल्यू है, या सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू जो होती है वो 1.61 होती है फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस कौन होती हैं? जिनकी एटॉमिसिटी 1 हो, जैसे कि हीलियम गैस कैसी है, मोनोएटॉमिक। नियॉन गैस कैसी है, मोनोएटॉमिक। क्या He2 होता है क्या, हमेशा सिंगल एटम में होते हैं ना ये गैसेस? Yes, sir. हाँ, और इसकी वैल्यू 1.41 होती है फॉर डाइएटॉमिक गैस। डाइएटॉमिक का मतलब जिसमें दो एटम हो एक साथ, यानी O2 N2 लाइक दैट। और इसकी वैल्यू 1.31 होती है, 1.33 होती है फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, यानी कि दो से ज़्यादा एटम, पॉलीएटॉमिक। मैं बिल्कुल याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस एक डेटा आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं याद करने कह रहा हूँ मैं, ठीक है? ये डेटा गिवन होता है अक्सर, बस। ये था हीट कैपेसिटी, और हाँ, हीट कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा। अब हम वापस से इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंथैल्पी पढ़ना था, तो मैं वापस से इंथैल्पी के बारे में ही आता हूँ। तो अप्लीकेशन ऑफ इंथैल्पी हम लोग स्टार्ट करते हैं, कि चैप्टर हमारा यही है। सारे क्वेश्चन इंथैल्पी में है इस चैप्टर में, और कुछ क्वेश्चन इंट्रॉपी और गिब्स फ्री एनर्जी में है। तो वापस से इंथैल्पी में आते हैं। अप्लीकेशन ऑफ इंथैल्पी, एप्लीकेशन ऑफ इंथैल्पी। सभी बच्चों को पता है कि इंथैल्पी क्या होती है। इंथैल्पी इज द टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एप्लीकेशन ऑफ इंथैल्पी में पहले अगर एक छोटी सी बात मैं पूछूं कि व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? Sir, the amount of heat change during a chemical reaction. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? इट इज अमाउंट ऑफ हीट चेंज टू कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को होने में जो हीट चेंज होता है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ बच्चों, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट इसको डिफाइन कर दे तो मैं आगे बढ़ जाऊं।
कोई एक स्टूडेंट डिफाइन कर सकता है इसको? Sir, the amount of heat energy change during any chemical reaction. वेरी गुड बच्चा बेटा। देखो तो अब मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि कोई केमिकल रिएक्शन है R2P, जहाँ पे R का मतलब क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट, और P का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसकी इंथैल्पी चेंज लिखना चाहूँ, इस इंथैल्पी चेंज का नाम होगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है? टोटल हीट चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज। अब वो टोटल हीट चेंज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इजंट इट? तो टोटल एनर्जी चेंज कैसे लिखते हैं? जब भी चेंज करते हैं तो इंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करते हैं। किसी रिएक्शन में हमको किसकी नॉलेज होती है? रिएक्टेंट की और फिर प्रोडक्ट की, राइट? तो रिएक्टेंट हो गया हमारा इनिशियल स्टेज, और प्रोडक्ट हो गया फाइनल स्टेट। तो कैसे लिखोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या बच्चों इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके। अब बच्चों बताओ मुझे, ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब रिएक्टेंट की एंडोथर्मिक रिएक्शन। नहीं, ये पॉजिटिव कब आएगा? HP बड़ा होगा जब HP यानी कि प्रोडक्ट के बॉन्ड की हीट रिएक्टेंट के बॉन्ड से हीट से ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्ट के बॉन्ड ब्रेक होने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। सॉरी, हाँ, प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होने में कम एनर्जी रिलीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसको मैं और अच्छे से बोलता हूँ, शायद ये टर्म समझ में नहीं आया होगा। पहले ये देखो, पॉजिटिव का मतलब HP ग्रेटर देन HR, और नेगेटिव कब आएगा? जब HR ग्रेटर देन HP। हाँ, HR ग्रेटर देन HP। अब जरा इसको समझते हैं। इसे आप क्या बोलते थे दूसरे वाले प्रोसेस को? एक्सोथर्मिक। और पहले वाले प्रोसेस क्या बोलते हो आप लोग बच्चों? एंडोथर्मिक। एंडो मतलब हीट जिसमें एब्जॉर्ब होती है, और एक्सो मतलब एग्जिट, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। ओके, अच्छा। अब बच्चों बताओ मुझे, इस टर्म को थोड़ा सा और समझते हैं। अगर रिएक्टेंट बॉन्ड के पास एनर्जी मान लो 10 जूल है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? किसी रिएक्शन में किसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं? रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के? जल्दी बताओ। रिएक्टेंट के। और प्रोडक्ट के बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? फॉर्म होते हैं। अब मान लो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होने के लिए आपको 10 जूल एनर्जी चाहिए, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उस प्रोडक्ट के बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए, या उस प्रोडक्ट के बॉन्ड के पास मैं कह सकता हूं कि 8 जूल एनर्जी है, ऐसे कह सकता हूं। अब ये 8 जूल एनर्जी इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हो सकती है, या 8 जूल एनर्जी जब ये बॉन्ड बनता होगा तो रिलीज हो सकती है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी दोनों के लिए डिफाइन है। अब मुझे बताओ, अगर आप 10 जूल के रिएक्टेंट को 8 जूल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो क्या होगा? ये 8 जूल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बची हुई 2 जूल एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज या एब्जॉर्ब? बोलो बच्चों। रिलीज। तो क्या सीखे आप लोग कि जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है? देखो, ये देखो, यही बात लिखी ना हम लोगों ने यहाँ पर, कि जब रिएक्टेंट ज्यादा होता है तो एक्सोथर्मिक होता है, इजंट इट? यस सर। और ये नेगेटिव अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अब बताओ, अच्छा, अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए, और प्रोडक्ट जो है उसके बॉन्ड की एनर्जी 10 जूल है, तो 5 जूल के रिएक्टेंट को 10 जूल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? देनी पड़ेगी। ओके। और इसलिए देखो, जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। एंडो मतलब इन, अंदर, दो, हीट दो, ठीक है? तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ओके, पॉजिटिव। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बॉन्ड्स एनर्जी। ओके, तो ये तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, जो कि सिंपल था। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड इन ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सभी बच्चों क्लियर है।
अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे नाम हो सकते हैं और वही नाम एक एक करके हमें पढ़ना है। सबसे पहला नेम है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंथैल्पी की एप्लीकेशन। और बस यही जब खत्म होगा तो चैप्टर आपका एंड होने लग जाएगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। What is enthalpy of formation? How to define it? बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप हेल्प करोगे, पार्टिसिपेट करोगे तो उसको करना बहुत आसान है और साथ के साथ आपको याद होता जाएगा। किसी रिएक्शन में फॉर्म किसे करते हो? रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को? The amount of heat changed during the formation of product. वेरी गुड, वेरी गुड। अब बस इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे से बोल देना है। तो बच्चों अभी मैंने क्या बताया कि फॉर्म किसको करते हो? प्रोडक्ट को। अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बच्चों एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों हो सकता है ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो देखो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन जो बताई जा रही है बिल्कुल वही, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड टू फॉर्म वन मोल प्रोडक्ट फ्रॉम देयर एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। कोई स्टूडेंट इसको कोई स्टूडेंट इसको रिपीट कर सकता है या एक बार मैं पहले और बोलूं? एक बार और बोल दो। अच्छा, मैं लिख दूं क्या बच्चों? Yes, sir. ओके, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, या इसे लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, है ना? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड टू फॉर्म वन मोल प्रोडक्ट। जिसको फॉर्म करना है उसका वन मोल होना चाहिए। टू फॉर्म वन मोल प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। ओके, देखो ध्यान से, डेफिनेशन क्या मतलब है। अगर हमको CO2 गैस फॉर्म करना है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग CO2 गैस का एक मोल होना चाहिए और CO2 गैस को एलिमेंट से फॉर्म करना है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है CO2 गैस में? दो एलिमेंट, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन से फॉर्म करेंगे और ऑक्सीजन से फॉर्म करेंगे। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। Balance state. हाँ, स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट का मतलब ऑफ एलिमेंट है बच्चों कि उस सब्सटेंस का वो सब्सटेंस 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 298 केल्विन पे किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो होती है स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। कोई स्टूडेंट रिपीट करेगा, स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट का मतलब क्या प्रेशर होना चाहिए? 180. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो बताओ जरा मुझे 25 डिग्री सेल्सियस, ये है 25 डिग्री सेल्सियस है जिसको मैंने 298 केल्विन लिख दिया है। बताओ बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन सॉलिड में होता है, गैस में होता है? सॉलिड में ना? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या लेनी है? कार्बन ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या होता है? सॉलिड। अब किसी बच्चे के मन में ये आ जाए कि सर कार्बन डायमंड क्यों नहीं लिया? तो कार्बन डायमंड बहुत हार्ड है, लेकिन मैं आपको सब बता रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिकली कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड से ज़्यादा स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली। और इसका क्या मतलब होता है कि आप डायमंड को रख दो, कुछ मंथ में, कुछ साल में, कुछ ईयर में वो धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो चीज़ जिसमें रूम टेम्परेचर में कन्वर्ट हो रही है, मतलब जिसमें जा रही है, जिस फॉर्म में जा रही है, तो वो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो ना, तभी तो उसमें जा रहा है वो। इसलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया सकता है।
कार्बन ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन कार्बन डायमंड थर्मोडायनामिकली अकॉर्डिंग टू थर्मोकेमिस्ट्री कह सकते हो। अब तो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या है? स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट गैस। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म में होती है? ऑक्सीजन के फॉर्म में या O2 के फॉर्म में? O2 की O2 के फॉर्म में। तो ये है, ये जो रिएक्शन लिखी है, दैट रिएक्शन डिफाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे बच्चों, अगर मुझे NH3 को फॉर्म करना है, NH3 गैस को फॉर्म करना है, तो NH3 का 1 मोल होना चाहिए। और किससे फॉर्म करना है उसको? उसके एलिमेंट से, राइट। सो एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या होगी? N2 गैस। और हाइड्रोजन की H2 गैस। ओके, अब अभी बैलेंस है क्या रिएक्शन? नो सर। तो क्या करूं फिर मैं? हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई और सर प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई। वाह, वेरी गुड बच्चों। अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करता है? सेकेंड रिएक्शन, यही तो सिखाना था मुझे आपको। अगर आप ऐसे बैलेंस करते हो तो दिस रिएक्शन डज नॉट डिफाइन। हाँ, नो सर, इसका हाफ 1 मोल लेना पड़ेगा, इसको 3/2 और इसको हाफ। क्या थोड़ा बहुत समझे अब आप लोग कि क्या कहना चाह रहा था मैं? हाँ, यस सर। इंथैल्पी, मैंने कहा ना कि डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को खुद लिखोगे तो प्रोडक्ट का 1 ही मोल फॉर्म करना है। जैसे एक और बताना बच्चों, अगर मुझे NH4Cl फॉर्म करना है तो बताओ कैसे फॉर्म करेंगे? क्या लूँ मैं रिएक्टेंट साइड? सर N2H2 और क्या लेना पड़ेगा? Cl2। Cl2। कैसे बैलेंस करूं बच्चों बताओ? यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, हाफ कर दूं और N2 गैस। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने कर दूं? 2H2 गैस। अब ये मुझे बताओ कि Cl2 की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या होती है? कौन से स्टेट में होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे? Cl2 गैस में या Cl2 लिक्विड में? लिक्विड में। वेरी बैड, वेरी बैड। आपको पता है रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन लिक्विड होता है केवल, और मरकरी मेटल लिक्विड था। और ये बात आपने 7th 8th में पढ़ी है यस सर। कि ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड मरकरी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बताओ बच्चों अगर मैं गलत कह रहा हूं तो Cl2 की स्टेट क्या होती है? गैस। कितने लूँ? हाफ। ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। अच्छा बच्चों, मैं ऐसे लिख दूं तो ध्यान देना, NH3 + HCl NH4Cl, ये भी तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकती है। इसमें कुछ गलत है क्या? सर एलिमेंट से बनाना है ना, तो यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है, ये पूरे मॉलिक्यूल्स है। वेरी गुड। इसलिए ये रिएक्शन तो सही है ना, वैसे मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल सही है ना, बट ये रिएक्शन क्या नहीं कर रही है? ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन नहीं कर रही। क्या बच्चों अभी भी कंसेप्ट समझ नहीं है आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का? ये क्यों गलत है? क्योंकि मैंने कंपाउंड से फॉर्म कर दिया है। और ये क्यों सही? क्योंकि मैंने एलिमेंट से फॉर्म किया है। अब एक काम हम लोग करते हैं, जल्दी से सभी एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट लिख लेते हैं, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट का मतलब 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पे उसकी स्टेट। बताओ हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेबल फेज क्या है? H2 गैस। ऑक्सीजन की क्या है? O2 गैस। नाइट्रोजन की क्या होती है स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट? N2 गैस। कार्बन की कार्बन ग्रेफाइट। क्लोरीन की Cl2 गैस। ब्रोमीन की क्या होगी बच्चों? लिक्विड। Br2 लिक्विड। और आयोडीन की I2 सॉलिड। आयोडीन नमक सुना है, आयोडीन सॉलिड होता है ना रूम टेम्परेचर पे। हाँ। सल्फर की पता है किसी को? S8 होता है, रोम्बिक।
आपको पता होना चाहिए कि सल्फर ऑक्टा एटॉमिक होता है, रोम्बिक होता है बच्चों, RHOMBIC, रोम्बिक। ये सब आगे पढ़ सकते हो आप। फास्फोरस में एक्सेप्शन है, इसका जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है ना उसको लेकर के दूसरा लेते हैं P4 वाइट। और मैं आपको बताऊं ये कंपटीशन क्वेश्चन आ चुका है IIT में कि क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या होती है, Cl2 गैस। तो ऑब्वियस सी बात, मेडिकल में भी आए होंगे कुछ क्वेश्चन। और मैं किसको लिखूं, अच्छा सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या होगी बच्चों? solid, सॉलिड। बिल्कुल सही, Na सॉलिड। अच्छा बताओ सभी मेटल की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या होगी एक्सेप्ट मरकरी? solid, सॉलिड। Solid, सब बच्चे समझ गए। solid, लेकिन मरकरी की क्या होगी स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट? liquid, HCl। बस फिर कोई टेंशन नहीं है, अब तो सारे कर सकते हो आप। इनर्ट गैस की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या होगी? वो मोनोटॉमिक में होंगे, डायटॉमिक में होंगे? सर मोनो। मोनोएटॉमिक, वेरी गुड। तो जल्दी से मुझे अब देखो एक एक रिएक्शन बताने में, एक कंसेप्ट बताने में कितना टाइम लगता है समझ, जब चीज़ों को समझते हैं ना तो उसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है। कोर्स ख़त्म करना एक अलग चीज़ है और चीज़ों को समझ समझ के आगे बढ़ना अलग बात है। अगर मैं आपसे कहूँ HBr को फॉर्म करना है, कैसे फॉर्म करूँगा? H2 गैस से और Br2, Br2 गैस से। सही लिखा है गलत लिखा है? लिक्विड आएगा सर। वेरी गुड, liquid है। वेरी गुड, Liquid आएगा सर। समझ गए, वेरी गुड। ठीक है, अब अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टर्म में लिखना हो तो मान लो कोई रिएक्शन है A गैस प्लस B गैस चेंज इनटू C, गैस कुछ भी हो सकता है। मैं कहूँ कि इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखो इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो वेरी सिंपल है, यू कैन राइट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, क्योंकि इंथैल्पी क्या होती है? इट इज अ स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल। तो हीट चेंज कैसे निकालते हो किसी रिएक्शन की? हीट चेंज का मतलब क्या हुआ यार? हीट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ द रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। अगर किसी रिएक्शन में तीनों सभी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो और पूछ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप इस तरह लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लो बच्चों यहाँ पर 2 आ जाता है तो क्या करते? तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देते? 2 से। बस लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NH3, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी हुई है -100 किलो जूल। कौन स्टूडेंट बताएगा कि इस रिएक्शन व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? स्टैंडर्ड, अच्छा बच्चों ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को इस तरह डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ऊपर नोट लगा दो, बताओ जल्दी से क्या होगा? इतना सोचना पड़ गया आप लोगों को, एक लाइन का क्वेश्चन है। इस रिएक्शन की ओवरऑल एंथैल्पी दे रखी है -100 किलो जूल, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा? -50, बिल्कुल राइट आंसर। यार ये 2 मोल के लिए है रिएक्शन, तो अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखूं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया कैसे लिखूंगा बताओ? ऐसे लिखूंगा ना, हाफ N2 प्लस 3/2H2 चेंज इनटू NH3। और एंथैल्पी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, मतलब कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब कुछ कर सकते हैं ना एंथैल्पी में के साथ। तो बताओ इन दोनों रिलेशन में, इन दोनों इक्वेशन में क्या रिलेशन है? क्या मैं इसको हाफ से डिवाइड कर दूं तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आ जाएगा? यस सर। तो अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी तो हाफ हो जाएगी। यस, तो कितना आंसर आ गया बताओ जल्दी से? -50। -50 हो गया आंसर।